अटेम्प्ट किया आपने ये क्वेश्चन? तो ये आंसर की है, ये मैं आप भेज दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लेना आपने कौन से क्वेश्चन सही किए कौन से गलत। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पार्टीशन वैल्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू है। मीडियन क्योंकि एक सीरीज के मिडिल में पाया जाता है, वो सीरीज की सेंट्रल वैल्यू होती है, इसलिए उसे एक एवरेज भी कंसीडर किया जाता है। पर क्योंकि मीडियन एक सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इस सेंस में ये एक पार्टीशन वैल्यू है। इसके अलावा मैंने कहा था कि 3 पार्टीशन वैल्यूज और होती हैं जो हमें पढ़नी है, और आने वाले चैप्टर्स में इनका भी इस्तेमाल होगा। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आपको आने वाले चैप्टर्स में इन्हें यूज करना होगा। तो मीडियन तो हम पढ़ चुके। हमारा इस चैप्टर में जो टारगेट होगा वो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल होगा। क्वार्टाइल जो कि एक सीरीज को अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो तो उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिसाइल 10 और क्वार्टाइल 100। जैसे मान लो ये एक सीरीज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी मान लो, तो इस सीरीज को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, आधा इधर आधा इधर, तो वो फिर मीडियन कहलाएगा। जाहिर सी बात है कि एक डेटा सेट में मीडियन केवल एक ही होता है, क्योंकि अगर किसी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसे एक बार ब्रेक करना होगा ना, हमको सेंट्रल पॉइंट खोजना है जहां से वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो किसी भी डेटा सेट में मीडियन सिर्फ एक ही होता है। अगर मुझे किसी डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4। तो किसी भी डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसे 3 बार ब्रेक करना होगा। हमें 3 पॉइंट्स खोजने होंगे जिन 3 पॉइंट्स पर वो सीरीज 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती हो। उन 3 पॉइंट्स को क्वार्टाइल कहते हैं। पहले पॉइंट को क्वार्टाइल 1 कहते हैं, दूसरे पॉइंट को क्वार्टाइल 2 कहते हैं और तीसरे पॉइंट को क्वार्टाइल 3 कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई पूछे कि कितने क्वार्टाइल्स होते हैं तो मैं बोलूंगा 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1 से लेकर Q3 तक। मीडियन तो केवल एक ही होता है, क्वार्टाइल 3 होते हैं। डिसाइल क्या है? अगर आप एक डेटा सेट को जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कि हर हिस्सा क्या है 1/10। 10 इक्वल पार्ट्स में आपने इसे डिवाइड किया, हर हिस्सा रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ द सीरीज। अगर किसी डेटा सेट को जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 9 पॉइंट्स खोजने पड़ेंगे। भाई किसी
एक छड़ी ले लो, उस छड़ी के 2 हिस्से करने हैं तो एक बार तोड़ोगे, 4 हिस्से करने हैं तो 3 बार तोड़ोगे, और अगर 10 हिस्से करने हैं तो 9 बार तोड़ोगे। अगर आपको एक सीरीज के 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो आपको 9 पॉइंट्स खोजने होंगे, जिन 9 पॉइंट्स पर वो सीरीज 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए। पहला पॉइंट को हम फर्स्ट डिसाइल कहेंगे, सेकंड पॉइंट को हम सेकंड डिसाइल कहेंगे, ये थर्ड पॉइंट थर्ड डिसाइल हो गया, फोर्थ डिसाइल, फिफ्थ डिसाइल, सिक्स्थ डिसाइल, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। 9 डिसाइल निकालोगे तो सीरीज के 10 हिस्से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई डिसाइल्स कितने होते हैं, तो मैं बोलूंगा D1 से लेकर D9 तक होते हैं, 9 डिसाइल होते हैं। डिसाइल डेटा सेट को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पर होते डिसाइल 9 ही है। इसी तरह से परसेंटाइल, अब परसेंटाइल तो यार 100 हिस्से तो नहीं करके दिखा सकता ना, मतलब एक डेटा सेट को अगर 100 बराबर हिस्सों में आप तोड़ दो तो उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी डेटा सेट के 100 बराबर हिस्से करने हो तो आपको उसे कितने बार ब्रेक करना होगा, 99 टाइम्स। जैसे एक हिस्सा मान लो इसमें अगर P1 है तो P1, P2, P3, P4, P5, बीच में क्या आएगा, P50 आ जाएगा। इसी तरह से P51, 52, 53, 54, लास्ट में क्या आएगा, P59 आ जाएगा और P99 आ जाएगा, 1 से लेके 99 तक। यानी अगर कोई पूछे कि कितने परसेंटाइल होते हैं तो मैं बोलूंगा भाई P1 से लेकर P99 तक 99 परसेंटाइल होते हैं। तो मीडियन के जैसा ही कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मीडियन डेटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो डिसाइल 10, परसेंटाइल 100, क्वार्टाइल 4। ठीक है, और मीडियन एक डेटा सेट में सिर्फ एक ही होगा, क्वार्टाइल 3 होंगे, डिसाइल 9 होंगे, परसेंटाइल 99 होंगे। ठीक है, अब मान लो किसी डेटा सेट में 3 क्वार्टाइल होते हैं, तो आपसे एग्जाम में तीनों तो कैलकुलेट करवाएगा नहीं, कोई एक ही क्वार्टाइल कैलकुलेट करवाता है। अगर डिसाइल 9 होंगे तो आपसे एग्जाम में ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 9 के 9 डिसाइल कैलकुलेट करो, कोई एक डिसाइल कैलकुलेट करवा लेगा, बोल देगा D5 निकालो, D3 निकालो, D8 निकालो, D9 निकालो, D1 निकालो। 99 परसेंटाइल होते हैं तो सारे कैलकुलेट करवाना संभव नहीं, क्योंकि कोई एक परसेंटाइल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। जैसे बोल दिया P77 निकालो, जैसे बोल दिया P48 निकालो। ठीक है, कुछ भी। अच्छा, इन सभी पार्टीशन वैल्यूज में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मीडियन सीरीज के एकदम मिडिल में पाया जाता है, ठीक उसी तरह से क्वार्टाइल 2 भी सीरीज के एकदम मिडिल में पाया जाता है। ठीक उसी तरह से डिसाइल 5 भी सीरीज के एकदम मिडिल में पाया जाता है, और ठीक उसी तरह से P50 परसेंटाइल 50 भी सीरीज के एकदम मिडिल में पाया जाता है। भाई जब आप किसी डेटा सेट के हिस्से करोगे तो 2 बराबर हिस्से करोगे तो मिडिल में जो वैल्यू मिलेगी वो मीडियन है। 4 बराबर हिस्से करोगे तो सबसे मिडिल में क्वार्टाइल 2 मिलेगा, डिसाइल में D5 मिडिल में मिलेगा, परसेंटाइल में P50। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन बराबर क्वार्टाइल 2 बराबर डिसाइल 5 बराबर परसेंटाइल 50, सब एक ही बात है। अगर आपसे कोई बोलेगा क्वार्टाइल 2 निकालो तो क्वार्टाइल 2 का मतलब वो मीडियन ही पूछ रहा है आपसे, डिसाइल 5 मतलब मीडियन ही पूछ रहा है, परसेंटाइल 50 मतलब मीडियन ही पूछ रहा है। अगर आपको मीडियन निकालना आता है
तो इसका मतलब क्वार्टाइल 2, डिसाइल 5, परसेंटाइल 50 तो आप निकालना जानेंगे, क्योंकि एक ही बात है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एग्जाम में आपसे कभी क्वार्टाइल पूछेगा तो या तो वो क्वार्टाइल 1 पूछेगा या क्वार्टाइल 3 या दोनों। आपसे कभी भी क्वार्टाइल 2 नहीं पूछेगा। और अगर उसने क्वार्टाइल 2 पूछा तो बेसिकली वो आपसे मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। अगर वो मेरे से कह रहा है कैलकुलेट क्वार्टाइल 2, मतलब वो मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। वो परसेंटाइल डिसाइल में कोई सा भी डिसाइल आपसे पूछ सकता है, कोई सा भी डिसाइल आपसे कैलकुलेट करवाने के लिए कहेगा, D5 नहीं कहेगा। अगर वो D5 कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो वो सिंपली मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। मैं D5 बिल्कुल वैसे कैलकुलेट करूंगा जैसे मीडियन कैलकुलेट करता है। परसेंटाइल में भी P50 मतलब मीडियन, वो कोई सा भी परसेंटाइल आपसे निकलवा सकता है। पर वो P50 क्यों पूछेगा? अगर उसे P50 पूछना है तो वो मीडियन पूछ लेगा आपसे। लेकिन अगर उसने कहा कि P50 कैलकुलेट करो तो इनडायरेक्टली वो आपसे मीडियन निकालने के लिए ही कह रहा है। ये सब पार्टीशन वैल्यूज हैं और ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये सारे जो आपके मेजर्स हैं, ये सीरीज के एकदम मिडिल में पाए जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि जैसे आपने मीडियन की कैलकुलेशन को सीखा और समझा है, ठीक उसी तरह से क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी कैलकुलेट होता है। मतलब जो तरीका मीडियन को कैलकुलेट करने का है, सेम टू सेम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को भी कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर आपको मीडियन आता है तो कोई वजह ही नहीं है ये कहने की कि मुझे क्वार्टाइल नहीं आ रहा या डिसाइल नहीं आ रहा। अगर आपको मीडियन आता है तो ये भी आना ही चाहिए। पहले आप हैंड रेस करो अगर आपको मीडियन याद है। हर सीरीज में, हर सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं अगर आपको याद है तो हैंड रेस करो। क्या मीडियन याद है आपको? अगर मीडियन याद है तो फिर तो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एकदम आसान है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये एक दिन का कॉन्सेप्ट है। मगर जो भी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आप पढ़ते हो, आपको उसे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्योंकि हम जब अगले चैप्टर में एंटर करेंगे, अगला चैप्टर है डिस्पर्जन। तीन ही तो चैप्टर बचे ना। एक डिस्पर्जन बचा जो थोड़ा सा पढ़ना है ढंग से। उसके आगे एक चैप्टर आता है स्क्यूनेस। जैसे मैंने बोला ना कि मीडियन अगर आपको आता है तो पार्टीशन वैल्यू एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आप अगला चैप्टर डिस्पर्जन अच्छे से पढ़ लोगे तो स्क्यूनेस वाला चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। वो एक ही दिन का चैप्टर। यानी अगर देखा जाए तो अब दो ही मेजर चैप्टर हमारे सिलेबस में, तीन मेजर चैप्टर एक्चुअली। एक तो डिस्पर्जन और एक कोरिलेशन और एक इंडेक्स नंबर। स्क्यूनेस तो एक ही दिन का कॉन्सेप्ट है। तो जो भी आप क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल पढ़ोगे ये सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे भी काम आएगा। अच्छा, मैं केवल क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा जो कि बिल्कुल मिलता जुलता होगा मीडियन को कैलकुलेट करने के तरीके से। अब मैं डिसाइल अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, परसेंटाइल अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको क्वार्टाइल समझ में आ गया तो डिसाइल अपने आप ही समझ में आ जाएगा, परसेंटाइल अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले क्वार्टाइल पढ़ाऊंगा फिर डिसाइल फिर परसेंटाइल। सिर्फ क्वार्टाइल पर बात करेंगे और आपको अपने आप ही डिसाइल और परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट आप कैलकुलेट भी करना सीख जाओ। जैसे मीडियन को तीन सीरीज में कैलकुलेट करते थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, वैसे ही क्वार्टाइल को भी हम तीन सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वार्टाइल की कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज। वही स्टेप्स हैं जो मीडियन में होते थे। जो भी वैल्यूज हैं उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अच्छा होगा कि आप असेंडिंग ही करो। जैसे मीडियन में आप मीडियन नंबर निकालते थे, मीडियन नंबर आपको पोजीशन बताता था कि मिडिल वैल्यू कौन से पोजीशन पे पाई जाएगी। वैसे ही क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वार्टाइल नंबर निकालना पड़ता है। जैसे मीडियन नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते थे, क्वार्टाइल नंबर को हम स्मॉल q से डिनोट करते थे। जैसे अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर निकालना है तो क्या करूंगा, n+1 अपॉन
2 तो इसलिए करते थे क्योंकि मीडियन सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए हम 4 हिस्से करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर, n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। याद रखना ये क्या है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर। फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर। इसी तरह से अगर आपसे थर्ड क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो वो कह रहा है जो थर्ड क्वार्टाइल की पोजीशन कैलकुलेट करो, यानी कि तीसरा वाला क्वार्टाइल। जब आप n+1/4 करते हो तो क्वार्टाइल का पहला हिस्सा आपको मिलता है। जब आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लोगे, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको तीसरा हिस्सा मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वार्टाइल नंबर। ठीक है, जैसे मीडियन में आप मीडियन नंबर कैलकुलेट करते थे, वैसे ही क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वार्टाइल नंबर्स कैलकुलेट करना होता है। Q2 पर मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल Q1 और Q3 की बात ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सेकंड क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करूं, अगर मैं Q2 कैलकुलेट करूं, तो भाई क्वार्टाइल क्या होता है, जो एक सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, n+1/4। और मुझे चाहिए दूसरा हिस्सा, मुझे दूसरा हिस्सा चाहिए। तो भाई ये तो n+1/4, यानी कि अल्टीमेटली n+1/2 ही आ जाएगा, यानी कि क्वार्टाइल 2 इज नथिंग बट द मीडियन। मीडियन नंबर के बराबर ही तो आ जाएगा क्वार्टाइल 2 नंबर। तो क्वार्टाइल 2 को कैलकुलेट करने का प्रक्रिया समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्वार्टाइल 2 मीडियन को ही कहते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर कैसे निकलेगा, n+1/4, क्योंकि क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है और मुझे पहला हिस्सा चाहिए, तो n+1/4। और अगर थर्ड क्वार्टाइल यानी तीसरा हिस्सा चाहिए तो इंटू 3 और कर लो। ये जो क्वार्टाइल नंबर है, ये आपको क्वार्टाइल वैल्यू कहां पर मिलेगी उसकी पोजीशन बताता है। क्वार्टाइल नंबर मेरे को लोकेट करवाता है कि क्वार्टाइल वैल्यू कहां पर पाई जाएगी। अगर मेरा ये क्वार्टाइल नंबर एक होल नंबर है तो मुझे क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, फिर चाहे वो Q1 हो फर्स्ट क्वार्टाइल हो, चाहे वो Q3 हो यानी कि थर्ड क्वार्टाइल हो। अगर मेरा क्वार्टाइल नंबर होल नंबर है तो क्वार्टाइल वैल्यू क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3। जो भी क्वार्टाइल नंबर्स हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी उनके सामने वाली वैल्यू जो होगी वही क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपका क्वार्टाइल नंबर्स फ्रैक्शन में आता है तो आपको क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करना है, चाहे वो Q1 हो चाहे वो Q3 हो, क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करना है प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इनटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू, सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। जैसे आपको एक सवाल में ये सारे स्टेप्स फॉलो करके दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक वैल्यू है, ये इंडिविजुअल सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, और मुझसे कहा गया है कि भाई इस सीरीज में, इस इंडिविजुअल सीरीज में आप फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करो। भाई आप इस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट कर लोगे, इतना तो मैं आप पे यकीन करता हूं, लेकिन मैं फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं। पहले मेक श्योर करो कि क्या ये डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में है, 5, 10, 15, 20, 25। तो पहला स्टेप तो ऑलरेडी डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे
फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन नंबर निकालते थे, वैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टाइल नंबर n+1/4, क्योंकि क्वार्टाइल जो है वो सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 किया है। और हमें चाहिए पहला हिस्सा, तो n कितना है आपका, n है आपका 19। अच्छा, आपने आंसर ही निकाल दिया। 19 तो मुझे डाउटफुल लग रहा है। n कितना है यहाँ पर 5, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1.5 आइटम, 1.5 आइटम। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या 1.5 आइटम एग्जिस्ट करता है? क्या 1.5 आइटम एग्जिस्ट करता है, यस और नो? क्या 1.5 आइटम एग्जिस्ट करता है? ये ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम है, चौथा आइटम है, पांचवा आइटम है। 1.5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं 1.5 को लोकेट करूं, जैसे मैं बोलूं कि भाई ये है मेरा फर्स्ट आइटम, ये है मेरा सेकंड आइटम, ये है मेरा थर्ड आइटम, ये है मेरा फोर्थ आइटम, ये है मेरा फिफ्थ आइटम, तो 1.5 को लोकेट करूं तो इसके बीच में आएगा 1.5। और 1.5 आइटम के सामने सामने कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि 1.5 डज नॉट एग्जिस्ट, इसके सामने कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि मेरा क्वार्टाइल नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, ये सेकंड वाला केस हो गया। तो मेरा क्वार्टाइल नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इंटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। बताइए 1.5 की प्रीसीडिंग वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी प्रीसीडिंग वैल्यू, और ये हो जाएगी सक्सीडिंग वैल्यू। तो प्रीसीडिंग वैल्यू हो गई 5, फ्रैक्शन कितने का है, 0.5 का है, तो 1.5 में फ्रैक्शन 0.5 का है ना, और सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5, यानी जो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 7.5 है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, तो मैं थर्ड क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए सबसे पहले मैं Q3 थर्ड क्वार्टाइल नंबर निकालूंगा। अगर मैं एक सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये पहला हिस्सा हुआ, मुझे तीसरा हिस्सा चाहिए। सर फ्रैक्शन 0.5 कैसे हुआ? अरे क्वार्टाइल नंबर आपका 1.5 है ना, 1.5 में फ्रैक्शन कितना है, 1.5 ही था ना, 1 तो इंटीजर हो गया ना, फ्रैक्शन 0.5 हो गया। अगर मेरा क्वार्टाइल नंबर 1.25 आता तो फ्रैक्शन मेरा 0.25 होता, है ना। मीडियन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो मीडियन नंबर को, सॉरी, क्वार्टाइल नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्वार्टाइल नंबर में फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन 0.5 है। समझ में आया फ्रैक्शन कहां से आया? तो अब मुझे चाहिए थर्ड क्वार्टाइल नंबर, तो मैं n+1/4 करूंगा, तो सीरीज के 4 हिस्से हो जाएंगे, मुझे तीसरा हिस्सा चाहिए। तो n+1/4 यानी 5+1/4 इंटू 3, सीधे सीधे आप 1.5 इंटू 3 भी कर सकते थे ना, यानी भाई क्वार्टाइल 3 क्या है, क्वार्टाइल 3 टेक्निकली देखा जाए तो क्वार्टाइल 3 क्या है, क्वार्टाइल 1 इंटू 3, यस और नो? यानी कि मैं फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थर्ड क्वार्टाइल नंबर आ जाएगा, यानी 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4.5। अब फिर से वही दिक्कत कि मेरा जो थर्ड क्वार्टाइल है वो भी फ्रैक्शन में आ रहा है। देखो
4.5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 4.5 फिफ्थ आइटम है ही नहीं कहीं। या तो फोर्थ आइटम है या फिफ्थ आइटम है, या तो आप इसके पीछे जा सकते हो या इसके आगे जा सकते हो। उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू 20, सक्सीडिंग वैल्यू 10। चलो फिर फ्रैक्शन वाले केस में जो फॉर्मूला लगता है अप्लाई कर देते हैं। प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इनटू सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग वैल्यू है 20, फ्रैक्शन है 0.5 का, सक्सीडिंग वैल्यू 25 माइनस 20, आंसर आ जाएगा 22.5। क्या आपको इस सीरीज में क्वार्टाइल की कैलकुलेशन समझ में आई? बोलो। अच्छा, अगर मेरा क्वार्टाइल नंबर फ्रैक्शन में ना होता फिर तो और आसान हो जाता। अगर मेरा क्वार्टाइल नंबर फ्रैक्शन में ना हो फिर तो ये और आसान हो जाएगी चीज। सपोज अगर मेरा क्वार्टाइल नंबर सेकंड आइटम आता, तो सेकंड आइटम तो है भाई, सेकंड आइटम तो 10 है, तो फिर मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल बराबर 10 होता। फिर मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। फिर तो जो भी मेरे क्वार्टाइल नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती वही क्वार्टाइल की वैल्यू होती। ठीक है ना? तो अगर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अब यहां पर एक क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा। मैंने क्या बोला कि पार्टीशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है अगर जो नंबर है क्वार्टाइल नंबर वो फ्रैक्शन में आए तो। पार्टीशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? तो मैंने बोला प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इनटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। यही फॉर्मूला अभी मैंने बताया। अगर मेरा फ्रैक्शन 0.5 का हो, माना मेरा फ्रैक्शन 0.5 का है, तो सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 0.5 इंटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस 0.5 इंटू प्रीसीडिंग वैल्यू। अब ये प्रीसीडिंग वैल्यू और ये 0.5 प्रीसीडिंग वैल्यू, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5 प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस 0.5 सक्सीडिंग वैल्यू। अगर मैं 0.5 को कॉमन ले लूं तो प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू। क्या मैं 0.5 को 1/2 भी लिख सकता हूं? 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये पार्टीशन वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वाला अभी क्वार्टाइल्स के लिए। क्या आपको याद है मीडियन में जब ऐसी परिस्थिति आती थी, मीडियन कैलकुलेट करते समय अगर मीडियन नंबर फ्रैक्शन में आता था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू अपॉन 2। एक्चुअली में फॉर्मूला पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करने का यही होता है, यही होता है। बस मीडियन कैलकुलेट करते समय हम अपने कैलकुलेशन को बचाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला अपना लेते हैं। देखो, अगर ये फ्रैक्शन 5 है, अगर ये फ्रैक्शन 0.5 है, अगर ये फ्रैक्शन 0.5 है, तो ये तो तय रहा ना कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप यहीं पहुंचोगे, आप यहीं पहुंचोगे। आपको मालूम है मीडियन में, इन केस ऑफ मीडियन, इन केस ऑफ मीडियन फ्रैक्शन वैल्यू या फ्रैक्शन इज ऑलवेज 0.5 होता है ना भाई। मीडियन क्या होता है? सीरीज मीडियन नंबर जब आप निकालते हो तो सीरीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हो ना, n+1/2। किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो या तो होल नंबर आएगा या फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन हमेशा 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 में ही आएगा। भाई अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो होल नंबर आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा।
4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो होल नंबर आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा। क्योंकि मीडियन सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो मीडियन के केस में अगर फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन हमेशा 0.5 ही होगा, कोई और फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर मीडियन के केस में फ्रैक्शन हमेशा 0.5 है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से क्यों शुरू कर रहे हो कैलकुलेशन को? आप सीधे इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन करोगे 0.5 के साथ तो आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो पहुंचना तो आपने यहीं पर है। इसीलिए जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं कि भाई मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू अपॉन 2। इसीलिए मैंने मीडियन में आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया था। लेकिन क्या क्वार्टाइल में हमेशा फ्रैक्शन 0.5 का आएगा? नहीं भाई, क्वार्टाइल में आप क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करने के लिए सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हो, डिवाइडेड बाय 4 करते हो। जब आप किसी चीज को डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना, तो या तो आपको होल नंबर मिलेगा, या आपको 0.25 का फ्रैक्शन मिलेगा, या आपको 0.5 का फ्रैक्शन मिलेगा। हमेशा 0.5 का फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, या तो 0.25 का फ्रैक्शन मिलेगा, या 0.75 का फ्रैक्शन मिलेगा, या 0.5 का फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे 1 को 4 से डिवाइड करूं तो 0.25 का फ्रैक्शन आ जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करूं तो 0.5 का फ्रैक्शन आ जाएगा, 3 को 4 से डिवाइड करूं तो 0.75 का फ्रैक्शन आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो होल नंबर ही आ जाएगा। क्वार्टाइल के केस में जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन हमेशा 0.5 आए। इसीलिए जब आप क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हो, या डिसाइल कैलकुलेट करते हो, या परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो, तो फ्रैक्शन के केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ये वाला नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैंने मीडियन में ये वाला फॉर्मूला आपको क्यों बताया था, ये क्यों नहीं बताया था? एक ही बात है, अगर आप समझ पा रहे हो बात को तो, है ना? क्लियर है ये जो समझाना चाह रहा हूं? बोलो। यानी कि अगर आपका फ्रैक्शन 0.5 है, कहना इसे कि अगर आपका फ्रैक्शन 0.5 है, तो आप सीधे ये वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो। इतना पीछे से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पीछे से करोगे आंसर तो भी आ जाएगा, मगर आपके 3-4 स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे ना, आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर आपका फ्रैक्शन 0.5 है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो कैलकुलेशन को। लेकिन अगर फ्रैक्शन 0.5 नहीं है तो फिर तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे इस वाले केस में फ्रैक्शन 0.5 था, इस वाले केस में फ्रैक्शन 0.5 था, तो मैं एक काम करूं, अगर फ्रैक्शन 0.5 था तो मैं ये इतना लंबा क्यों जा रहा हूं? मैं सीधे क्वार्टाइल 1 प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू अपन 2 करके क्यों नहीं निकाल ले रहा? क्योंकि अगर फ्रैक्शन 0.5 है तो घूम फिर के पहुंचना तो मुझे यहीं पर है, तो मैं इतना पीछे से कैलकुलेशन क्यों शुरू कर रहा हूं? मैं सीधे प्रीसीडिंग वैल्यू यानी कि 5, सक्सीडिंग वैल्यू यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लूंगा तो 7.5 तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन 0.5 नहीं है, कुछ और है, फिर तो आपको इसी फॉर्मूले से शुरू करना होगा, फिर आप ये शॉर्टकट नहीं मार सकते। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये सब आपका एग्जाम में थोड़ा सा समय बच जाए, इतनी इसलिए छोटी छोटी बातें आपको समझा रहा हूं। अच्छा, क्या आपको क्वार्टाइल निकालने के स्टेप्स समझ में आए? इंडिविजुअल सीरीज में आपने नोटिस किया ये बिल्कुल मीडियन जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मीडियन सीरीज को 2 भागों में डिवाइड करता है तो क्वार्टाइल 4 भागों में डिवाइड करता है। मीडियन एक सीरीज में 1 होता है तो क्वार्टाइल एक सीरीज में 3 होते हैं। क्योंकि किसी सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है तो उसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट खोजने पड़ेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। जिसमें मैंने कहा सेकंड क्वार्टाइल तो सीरीज के एकदम मिडिल में होता है, तो सेकंड क्वार्टाइल इज इक्विवेलेंट टू मीडियन। ठीक है। अब मान लो आपको डिसाइल निकालना हो, इसी सीरीज में डिसाइल कैलकुलेट करना हो, तो डिसाइल के लिए अलग से थोड़ी ना सिखाने की कोई जरूरत है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं
कि इसी सीरीज में D8 कैलकुलेट करो, एर्थ डिसाइल कैलकुलेट करो, इसी इंडिविजुअल सीरीज में एर्थ डिसाइल। तो चलो मैं एर्थ डिसाइल कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे मीडियन निकालने के लिए मीडियन नंबर निकालते हैं, क्वार्टाइल निकालने के लिए क्वार्टाइल नंबर निकालते हैं, वैसे ही डिसाइल निकालने के लिए डिसाइल नंबर निकालूंगा, D8। ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1/2, क्योंकि मीडियन एक सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए 2 करते हैं। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए 4 करते हैं डिवाइड। डिसाइल एक सीरीज को 10 हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए n+1/10 करूंगा। तो ये हो गया मेरा, मैंने सीरीज को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, n+1/10 किया, तो ये मुझे पहला हिस्सा मिल गया। लेकिन मुझे 8वां हिस्सा चाहिए, तो मैं इंटू 8 कर दूंगा। बताओ ये एर्थ डिसाइल नंबर आपको क्या बताएगा? डिसाइल नंबर आपको डिसाइल वैल्यू की लोकेशन बताएगा कि डिसाइल वैल्यू किस नंबर पे आपको मिलेगी। तो मुझे एर्थ डिसाइल निकालना है, तो पहले मैंने सीरीज को 10 भागों में डिवाइड किया और मुझे 8वां भाग चाहिए, तो इंटू 8 कर दिया। अगर मेरे से 7th डिसाइल पूछा होता तो मैं सीरीज को 10 हिस्सों में डिवाइड करके इंटू 7 कर देता, क्योंकि मुझे 7वां भाग चाहिए, 7वां डिसाइल चाहिए। तो n कितना है इस सवाल में? 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 4.8 आइटम। 4.8 आइटम। बताओ क्या आपको इस डेटा सेट में 4.8 आइटम कोई है क्या? भैया तो पहला आइटम है 5, दूसरा आइटम है 10, तीसरा आइटम है 15, चौथा आइटम है 20, पांचवा आइटम है 25। 4.5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, 4.8। अब 4.8 एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या करोगे? 4.8 से एक वैल्यू पीछे चले जाओगे और एक वैल्यू आगे चले जाओगे। ठीक है ना भाई? आप एक उठा लो 4th आइटम, इससे पीछे वाला, और एक उठा लो आप 5th आइटम, इसके आगे वाला, क्योंकि 4.8 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? 4th आइटम को मैं प्रीसीडिंग वैल्यू बोलूंगा, 5th आइटम को मैं सक्सीडिंग वैल्यू बोलूंगा। क्या है मेरी 4th आइटम? 20, और 5th आइटम है 25। तो 20 और 25। बस अब डिसाइल कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब मैं डिसाइल D8 कैलकुलेट करूंगा। क्या मैं यहां पर ऐसे वो करूं, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस सक्सीडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2? क्या ये सही रहेगा? क्या ये वाला तरीका सही रहेगा जैसे मीडियन में करते थे? जब मीडियन नंबर फ्रैक्शन में आता था तो हम ऐसे ही निकालते थे मीडियन, प्रीसीडिंग प्लस सक्सीडिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तरीका तब काम आएगा जब फ्रैक्शन 0.5 हो, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक डेरिवेशन दिखाया कि अगर मेरा फ्रैक्शन 0.5 होगा तो मुझे घूम फिर कर कैलकुलेशन करके यही तो आना है। तो मैं इतना पीछे से कैलकुलेशन क्यों शुरू करूं? थोड़ा आगे से करता हूं, समय बचेगा। पर क्योंकि यहां पर मेरा फ्रैक्शन 0.5 नहीं है, तो यहां मुझे प्रॉपर शुरुआत से कैलकुलेशन करनी होगी। शुरुआत से फॉर्मूला होता है प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इंटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू 20 है, इस सवाल में फ्रैक्शन 0.8 का है भाई। डिसाइल नंबर 4.8 आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन 0.8 का है। सक्सीडिंग वैल्यू 25 माइनस 20, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 24 आ जाएगा। यानी इस सवाल में 8वां डिसाइल 24 है। तो बताओ डिसाइल के लिए आपको कुछ अलग से सीखना है क्या? भाई अगर आप क्वार्टाइल निकालना सीख गए तो आपको डिसाइल भी निकालना आ जाएगा। अगर मैं इसी सवाल में बोलूं कि D4 भी कैलकुलेट करो, D4 कैलकुलेट करो, तो बताओ D4 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 4th डिसाइल नंबर निकालना होगा। पहले मैं सीरीज के 10 हिस्से करूंगा, n+1 डिवाइडेड बाय 10, और मुझे चाहिए चौथा हिस्सा। तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, तो 2.4 आ जाएगा ये। 2.4 आइटम। अब 2.4 तो कोई आइटम है ही नहीं ना, या तो फर्स्ट आइटम है या सेकंड आइटम है या थर्ड आइटम है या फोर्थ आइटम है। 2.4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? एक पिछला वाला सेकंड आइटम कंसीडर करूंगा
और एक अगला वाला थर्ड आइटम कंसीडर करूंगा। सेकंड आइटम मेरा प्रीसीडिंग वैल्यू हो गया, थर्ड आइटम मेरा सक्सीडिंग वैल्यू हो गया। देखो सेकंड आइटम क्या है, सेकंड आइटम 10 है, थर्ड आइटम 15 है। तो प्रीसीडिंग वैल्यू यहां पर मेरा 10 और 15 हो गया। क्योंकि यहां पर मेरा फ्रैक्शन 0.5 नहीं है, 0.4 है, तो मुझे फॉर्मूला वही शुरुआत से लगाना होगा, पूरा वाला फॉर्मूला, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इनटू सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। अगर ये फ्रैक्शन 0.5 होता तो शॉर्टकट मार लेता, प्रीसीडिंग प्लस सक्सीडिंग अपॉन 2 कर लेता, पर ऐसा नहीं था। तो प्रीसीडिंग वैल्यू 10 है, फ्रैक्शन यहां पर 0.4 का है, सक्सीडिंग वैल्यू 15 माइनस 10 है, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको डिसाइल कैलकुलेट करना समझ में आया? डिसाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपको केवल क्वार्टाइल के स्टेप्स बताए, क्या आपको उन्हीं स्टेप्स के माध्यम से डिसाइल समझ में आया? डिसाइल के लिए अलग से नोट लिखवाने की जरूरत नहीं है कि डिसाइल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, D1 बता दो, D1 बता देते हैं। एक बात बताओ, D1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, n+1/10। ये सीरीज के 10 हिस्से किए तो आपको पहला ही हिस्सा चाहिए, तो इंटू 1 तो करोगे नहीं, तो n+1/10 करोगे तो पहला हिस्सा मिल जाएगा आपको। तो 5+1/10 करोगे तो 0.6 आ जाए। ठीक है ना? अब 0.6 तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर, 0.6 तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू, तो इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू 0 है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, और इसकी सक्सीडिंग वैल्यू, इसकी सक्सीडिंग वैल्यू है फर्स्ट आइटम। तो प्रीसीडिंग फर्स्ट आइटम की क्या वैल्यू है, फर्स्ट आइटम की वैल्यू है आपकी 5, फर्स्ट आइटम की वैल्यू है 5। तो ये D1 है, सॉरी। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन 0.5 तो है नहीं, इसीलिए आप जब डिसाइल 1 कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इनटू सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग वैल्यू कितना है आपका, है ही नहीं, प्रीसीडिंग तो कुछ है ही नहीं इससे पहले, 0.6 इंटू सक्सीडिंग कितना है 5 माइनस प्रीसीडिंग कुछ है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या समझ में आया D1 कैसे निकाला मैंने? तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको डिसाइल कैलकुलेट करना आ गया इंडिविजुअल सीरीज में? अगर मैं इसी इसी सीरीज में आपसे P70 कैलकुलेट करने के लिए कहूं, P70, वैसे परसेंटाइल तो 99 परसेंटाइल होते हैं, क्योंकि जब आपको एक डेटा सेट को 100 बराबर हिस्सों में तोड़ना होगा तो उसको 99 टाइम्स ब्रेक करना होगा ना भाई। एक छड़ी लो और उसको 100 हिस्सों में तोड़ो, तो कितने बार ब्रेक करोगे, 99, तभी तो 100 हिस्से होंगे ना। तो किसी भी डेटा सेट के 100 हिस्से करने के लिए आपको 99 पॉइंट्स खोजने हैं। वो 99 पॉइंट्स परसेंटाइल कहलाते हैं, 1 से लेकर 99 तक। आपसे सारे के सारे पॉइंट्स तो कैलकुलेट करवाएगा नहीं, आपसे कोई एक ही पॉइंट पूछेगा, P70 निकालो, P60 निकालो, P65 निकालो, P47 निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं P70 पूछा, तो पहले मैं क्या करूंगा, 70th परसेंटाइल नंबर निकालूंगा, n+1 अपॉन कितना, क्या करूंगा, n+1 अपॉन क्या करूं, क्योंकि ये परसेंटाइल है, 2 से डिवाइड करूं या 4 से या 10 से, किससे डिवाइड करूं, क्योंकि ये परसेंटाइल है। तो मुझे सीरीज को 100 हिस्सों में तोड़ना है और मुझे 17वां हिस्सा चाहिए, है ना, 70th पार्ट चाहिए परसेंटाइल का। तो n+1 डिवाइडेड बाय 100 करके मैंने 100 हिस्से कर दिए और मुझे 70th पार्ट चाहिए। तो नंबर ऑफ आइटम 5 थे, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 कितना आ जाएगा,
4.2 आ जाएगा। 4.2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही, एक पीछे जाना पड़ेगा फोर्थ आइटम के पास और एक आगे जाना पड़ेगा फिफ्थ आइटम के पास। फोर्थ आइटम प्रीसीडिंग वैल्यू, फिफ्थ आइटम सक्सीडिंग वैल्यू। सवाल में फोर्थ आइटम 20 है, फिफ्थ आइटम 25 है, तो फोर्थ आइटम हो गया 20, फिफ्थ आइटम हो गया 25। क्योंकि फ्रैक्शन 0.5 नहीं है, इसीलिए P70 प्रॉपर फॉर्मूले से निकलेगा, प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इनटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू, यानी कि प्रीसीडिंग वैल्यू 20, फ्रैक्शन 0.2 का है, 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बताइए क्या आपको परसेंटाइल समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया? परसेंटाइल कैलकुलेट किया, समझ में आया? जैसे मान लो अगर इसी सवाल में पूछा जाता कि P1 कैलकुलेट करो, P1 कैलकुलेट करो, पहला वाला परसेंटाइल कैलकुलेट करो। पहले आप मुझे बताओ, क्या P1 और D1 एक पोजीशन पर होंगे? क्या दोनों की पोजीशन सेम होगी? क्या P1 और D1 की पोजीशन सेम होगी? यस और नो? क्या एक सीरीज में P1 जहां पर होगा वहीं D1 भी होगा? P1 जैसे क्वार्टाइल 2 और मीडियन की पोजीशन सेम होती है, डिसाइल 5 और मीडियन की पोजीशन सेम होती है, तो क्या P1 और D1 की पोजीशन सेम होगी? बोलो। अगर परसेंटाइल एक सीरीज को 100 हिस्सों में डिवाइड करता है तो ये पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है, ठीक है ना, पहला हिस्सा। 100 अगर 100 हिस्सों में डिवाइड करता है तो 100 में ये पहला हिस्सा है। डिसाइल एक सीरीज को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो बताओ ये कौन सा हिस्सा है? ये डिसाइल्स में पहला हिस्सा है। यानी जैसे एक एग्जांपल के लिए, ये एक सीरीज है, इसी सीरीज के 10 हिस्से करोगे तो जहां पे D1 आएगा वहीं पर P10 भी आएगा, यस और नो? तो P10 और D1 बराबर हो सकते हैं, क्योंकि P10 भी 10वें हिस्से पर आएगा जहां पे D1 आता है। P20 वहीं आएगा जहां D2 आता है। P30 वहीं आएगा जहां D3 आता है। P50 वहीं आएगा जहां D5 आता है, यस और नो? अरे 10 हिस्से करो और 100 हिस्से करो, जब किसी सीरीज को 100 से डिवाइड करोगे और किसी सीरीज को 10 से डिवाइड करोगे, तो जो D1 आएगा, जैसे n+1/100 करूं, n+1/10 करूं, तो D1 और P1 एक कैसे हो सकता है? ये 100 हिस्सों का पहला हिस्सा है, ये 10 हिस्सों का पहला हिस्सा है। हाँ, अगर मैं इंटू 10 कर दूं यानी P10 कैलकुलेट करूं, P10 और D1 इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन बिल्कुल एक जगह पर होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर मैं P1 कैलकुलेट करूं तो मुझे फर्स्ट परसेंटाइल नंबर कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट परसेंटाइल नंबर कैसे कैलकुलेट करूंगा? n+1/100 करूंगा, इंटू 1 करने की तो जरूरत नहीं है। तो एक सीरीज को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो पहला हिस्सा तो वैसे ही मिल जाएगा। 5+1 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.06 आ जाएगा। 0.06 तो कोई है ही नहीं आइटम, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले इससे पहले प्रीसीडिंग वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, प्रीसीडिंग वैल्यू तो है ही नहीं, यानी प्रीसीडिंग वैल्यू तो जीरो हो गई, इससे पहले तो कोई आइटम ही नहीं है ना। और इसके बाद है फर्स्ट आइटम, तो जो सक्सीडिंग वैल्यू हो गई वो सक्सीडिंग वैल्यू हो गई आपका फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम सवाल में कितना है? 5 है।
ठीक है, तो ऐसे केस में अब मैं पहला वाला परसेंटाइल कैसे निकालूंगा? प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस फ्रैक्शन इंटू सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, फ्रैक्शन 0.06 का है, सक्सीडिंग वैल्यू 5 माइनस 0, और जब आप 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.3। क्या आपको समझ में आया? डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, इंडिविजुअल सीरीज में। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो भाई। अब एक छोटा सा होमवर्क है यही वाले सवाल में, जो मैंने ऊपर आपको सवाल दिया था। क्या आप घर में इस सवाल या इस वाले, ये वाला सवाल देखो, ये वाले सवाल में आपका क्या है डेटा? ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, 5, 3, 9, 12, 11, 15, 18, 10, ये इंडिविजुअल सीरीज है और ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम इसको असेंडिंग करना होगा, ठीक है ना? असेंडिंग ऑर्डर बनाना होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11, फिर 12। तो असेंडिंग ऑर्डर करना मत भूलना। मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, डेटा सेट को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग करना होता है। हम असेंडिंग करेंगे, डिसेंडिंग करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्या आप इस सीरीज में ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, P1। एक और चीज ऐड कर दूं, D1, कंफ्यूजन अगर हो तो। ठीक है, ये सारी चीजें आप घर से करके लाओगे, मुझे बताओगे कि आपके आंसर क्या है। अगर आपने एक सवाल में इतने सारे पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, मैं कह रहा हूं रट जाएगा, आपको 50 सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहां तक आपका क्लियर है, अगर आप ये सवाल घर में कर लेंगे तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको अभी तक क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। अगर मैं किसी सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, तो बताओ ये हिस्सा 50% और ये हिस्सा 50% रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? यानी मीडियन एक सीरीज को दो बराबर भागों में बांटेगा तो दो बराबर हिस्सों का परसेंटेज तो 50-50% ही होगा ना भाई। 1/2 का परसेंटेज निकालोगे तो 50% ही तो आएगा ना। अगर मैं एक सीरीज को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं तो हर हिस्से की परसेंटेज कितनी होगी? यानी Q1, Q2 और Q3 निकालूं तो हर हिस्से की परसेंटेज कितनी होगी? क्योंकि क्वार्टाइल एक सीरीज को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, आप हर हिस्से की परसेंटेज निकालोगे 1/4 इंटू 100, तो कितना आएगा? 25%। हर हिस्से की परसेंटेज 25 होगी, यस और नो? यस और नो? अगर मैं एक सीरीज के 10 हिस्से करूं, एक सीरीज के 10 हिस्से करूं तो हर हिस्से की परसेंटेज कितनी होगी? हर हिस्से की परसेंटेज कितनी होगी? अगर एक सीरीज के 10 हिस्से किए जाएं तो हर हिस्से की परसेंटेज 10 होगी। हर हिस्से की परसेंटेज, जैसे D1, D2, D3, हर हिस्से की परसेंटेज 10 होगी। और अगर मैं एक सीरीज के 100 हिस्से करूं तो हर हिस्से की परसेंटेज कितनी होगी? हर हिस्से की परसेंटेज कितनी होगी? अगर एक सीरीज के 100 हिस्से करूं तो हर हिस्से की परसेंटेज 1% होगी, 1%। P1, P2, P3, 1%। अब आप मुझे बताइए, क्या P1, D1, Q1 सेम है? क्या P1, D1, Q1 सेम है? क्या सेम पोजीशन पे आते हैं ये? क्या P1, D1, Q1 सेम पोजीशन पे आते हैं? भाई पोजीशनल एवरेज ही तो है ना एक तरह से, ये पोजीशन ही तो, पार्टीशन वैल्यू क्या है? पोजीशन ही तो खोज रहा हूं। P1, D1, Q1 सेम पोजीशन पे नहीं आते, P1, D1, Q1 सेम नहीं हो सकते। लेकिन एक बात बताओ, क्या P, यार, क्या P10
और D1 सेम पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि P10 का मतलब 10% है और D1 का मतलब भी 10%। बताइए Q1 सीरीज का कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? Q1 सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? Q1 सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट क्वार्टाइल सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट क्वार्टाइल सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए भाई, फटाफट जवाब दो। अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो मेरे को कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। Q1 सीरीज के 25% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। बताइए क्या इस 25% पर कोई डिसाइल आपको मिलेगा? क्या इस 25%, क्या इस पोजीशन पे कोई डिसाइल आपको मिलेगा? कॉमन सेंस लगाना भाई। Q1 सीरीज के 25% हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। 25वां जो हिस्सा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है Q1। क्या उस पोजीशन पे कोई डिसाइल मिलेगा आपको? कोई डिसाइल नहीं मिलेगा। डिसाइल तो 10 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, 30 पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 25 पे तो कोई डिसाइल नहीं मिलेगा। क्या 25 पे कोई परसेंटाइल मिलेगा आपको? क्या इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे Q1 है, क्या उस पोजीशन पे कोई परसेंटाइल मिलेगा आपको? बोलो। हाँ मिलेगा। कौन सा वाला परसेंटाइल मिलेगा? P25 मिलेगा, क्योंकि परसेंटाइल में हर हिस्सा 1% होता है। तो 25वां परसेंट यानी कि P25 वो हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैन आई से कि Q1 बराबर P25? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको रट्टा नहीं मरवाई जा सकती, आपको समझनी पड़ेंगी खुद। कि एक ही बात है यार, वो मेरे से फर्स्ट क्वार्टाइल निकलवाए या P25 निकलवाए, एक ही चीज तो है। अरे भाई फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए आप क्या करोगे? सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे। और 25वां परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करोगे? सीरीज को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके 25वां हिस्सा निकालोगे, तो अल्टीमेटली n+1/4 ही तो आ जाएगा। अच्छा, फिर से एक छोटा सा सवाल। Q2 सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? कौन से परसेंट को Q2 रिप्रेजेंट करता है? किस पोजीशन पर ये मिलेगा? उस पोजीशन पे सीरीज की परसेंटेज बताओ। 50% को रिप्रेजेंट करता है। क्या इस पोजीशन पे कोई डिसाइल मिलेगा? क्या इस पोजीशन पे कोई डिसाइल मिलेगा? क्या इस पोजीशन पे 50% पर कोई डिसाइल मिलेगा आप? हाँ D5 मिलेगा, D5 मिलेगा। क्या 50% पर कोई परसेंटाइल मिलेगा आपको? हाँ P50 मिलेगा, P50 मिलेगा। क्या 50% पर ही मीडियन भी पाया जाता है? क्या एक डेटा सेट मीडियन क्या करता है भाई? सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है ना, 50-50%। तो मीडियन का लोकेशन एग्जैक्ट 50% पर है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि मीडियन P50 D5 Q2 सब एक ही चीज है। वो आपसे Q2 निकालने के लिए बोल रहा है मतलब मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है, D5 निकालने के लिए बोल रहा है मतलब मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको समझना होगा कि कौन सा परसेंटाइल और कौन सा डिसाइल इक्विवेलेंट होता है, कौन सा क्वार्टाइल, कौन सा डिसाइल, कौन सा परसेंटाइल इक्विवेलेंट होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा Q75 सॉरी Q3 is equal to which percentile? Q3 is equal to which percentile? 75th percentile. P60 is equal to which decile? P60 is equivalent to which decile? बात आपकी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज थी भाई, ये चीज आपको नॉर्मल है तो बेसिक कॉमन सेंस लगाकर ये सब चीजें आपको समझनी होंगी। इसका इस्तेमाल अभी आगे चल के होगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी ताकि दिमाग में ये बात रहे। इंडिविजुअल सीरीज समाप्त हुआ, अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसे मीडियन कैलकुलेट करते थे ना डिस्क्रीट सीरीज में, वैसे ही डिसाइल क्वार्टाइल वैसे ही परसेंट ये क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल भी कैलकुलेट होता है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं।
तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब पता है ना, कि जब भी कोई वैल्यू ऊपर नीचे करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ ही रखनी है। असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यू का करना है, फ्रीक्वेंसी का नहीं करना है। तो आप पहले वैल्यूज को उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, बिल्कुल वैसी जैसे मीडियन के स्टेप्स थे, सेम टू सेम। जैसे मीडियन में मीडियन नंबर निकालते थे तो यहाँ पर क्वार्टाइल नंबर निकालते हैं। क्वार्टाइल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही सेम टू सेम। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो n+1/4 आइटम करना है। थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो n+1/4 इंटू 3 करना है। सेकेंड क्वार्टाइल तो मीडियन को ही कहते हैं, जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपको डिसाइल नंबर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, परसेंटाइल नंबर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। और इसके बाद फाइनली आप क्वार्टाइल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो डिस्क्रीट सीरीज में ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में चाहे क्वार्टाइल नंबर फ्रैक्शन में हो चाहे होल नंबर, जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया वो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Q1, और जो थर्ड क्वार्टाइल हो गया वो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Q3। यानी कि जो भी क्वार्टाइल नंबर आएगा उसके सामने वाली वैल्यू को ही क्वार्टाइल बोलोगे, फिर चाहे वो होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन में हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्जाम में ज्यादातर सवाल इंडिविजुअल सीरीज के होते हैं। ऐसा आप पिछले कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, चाहे स्टेटिस्टिक्स वाला जो एएसओ का पेपर होता है, या जो पुराने एएसओ के पेपर हुए हैं, या जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर हुए हैं। अगर वैसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले वाले सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 10 में से 9 बार मैं कहूंगा कि वो सवाल इंडिविजुअल सीरीज का ज्यादा रहता है। बहुत रेयरली होगा कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल पूछा जाता है। पर सीखना तो है ही कि अगर बाई चांस आ गया तो हम ब्लैंक ना हो जाए, हमें ऐसा ना लगे कि यार हमने तो ये सीरीज प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। जैसे ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। इसमें मुझे कैलकुलेट करना है पार्टीशन वैल्यूज। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये डेटा सेट तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। सारी वैल्यू घटते से बढ़ते हुए क्रम में है, 10 20 30 40 50 60 घटते से बढ़ते हुए क्रम में है। दूसरा स्टेप क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे ही जैसे मीडियन में करते थे ना काम, डिट्टो सेम काम करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था मीडियन भूलना मत। 2 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 9 जोड़ा 24, 24 और 35, 35 और 39, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं 39। अब बोल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर निकालूंगा। n+1/4, ये मैंने सीरीज के 4 हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा यही होगा। इंटू 1 करने की तो जरूरत नहीं, यही मेरा पहला हिस्सा होगा। n है 39 + 1/4, तो 40/4, ये तो 10वां हिस्सा आ गया, 10th आइटम आ गया। बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10th आइटम कहाँ फॉल करता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10th आइटम कहाँ फॉल करता है, एग्जैक्ट यहाँ पर। तो इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी यही फर्स्ट क्वार्टाइल होगी, इसलिए मेरा Q1 बराबर क्वार्टाइल 1 के सामने वाली वैल्यू, यानी कि 20। फ्रैक्शन में आता तो क्या करते, फ्रैक्शन में आता तो भी आपको यही काम करना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या बोलते हैं कि आगे की कैलकुलेशन में समझा दूंगा। अगर यहां पर मुझे Q3 कैलकुलेट करना हो तो थर्ड क्वार्टाइल नंबर निकालना होगा। थर्ड क्वार्टाइल नंबर क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर का 3 गुना, n+1/4 का तीसरा हिस्सा, यानी कि सीधे 10 × 3 38 आइटम।
देखो जरा हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30th आइटम कहाँ पर फॉल करता है? हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30th आइटम कहाँ पर फॉल करता है? बताओ कहाँ पर फॉल करेगा, लिखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 30वां आइटम कहाँ पर मिलेगा आपको? आपने हर एक आइटम को क्यूमुलेट कर रखा है, एक में दूसरा, 2 में 8 जोड़ा, 8 में 5 जोड़ा, इस तरह से क्यूमुलेट कर रखा है। 30वां आइटम कहाँ मिलेगा? 30वां आइटम इस 35 में मिलेगा, क्योंकि यहां तक तो 24 आइटम की बात हुई है। अब 24 से लेके 25वां आइटम, 26वां आइटम, 35वें आइटम तक हर आइटम की वैल्यू कितनी है? 50 है। भाई 24 के बाद 25वां आइटम, 26वां आइटम, 27वां आइटम, सबकी वैल्यू 50 है ना, क्योंकि 50 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 11 थी। तो जो भी मेरा क्वार्टाइल नंबर होगा उसके सामने वाली वैल्यू ही थर्ड क्वार्टाइल होगी, यानी थर्ड क्वार्टाइल बराबर 50। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे सवाल में पूछा जाए कि D7 कैलकुलेट करो, सेवेंथ डिसाइल, तो सेवेंथ डिसाइल निकालने के लिए पहले मैं सेवेंथ डिसाइल नंबर निकालूंगा। n+1 को 10 से डिवाइड करूंगा, ये तो 10वां हिस्सा है। मतलब ये तो मैंने सीरीज के 10 हिस्से किए n+1/10 करके, और मुझे 7वां हिस्सा चाहिए। तो 39+1/10 इंटू 7 कितना आ रहा है ये? 28। बताइए जरा कि 28वां आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां फॉल करेगा? 28वां आइटम कहां फॉल करेगा? एक बात बताओ, 24 के बाद 25 से लेके 35 तक, यानी कि 25वें आइटम से लेके 35वें आइटम तक सबकी वैल्यू 50 है कि नहीं? यस और नो? तो 24 के बाद 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 35वां, सबकी वैल्यू 50 है ना। तो अगर मुझे 28वां आइटम खोजना है तो वो भी यहीं पर मिलेगा, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 50 ही होगी। यानी वो 28वां आइटम यानी D7 भी 50 ही है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बोलूं P28 कैलकुलेट करो, तो P28 कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे 28th परसेंटाइल नंबर निकालना होगा। पहले मैं n+1, पहले मैं सीरीज के 100 हिस्से करूंगा और मुझे 28वां हिस्सा चाहिए। तो 39+1/100 करूंगा और मुझे 28वां हिस्सा चाहिए। तो 40 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 11.28 आइटम। अब आप मुझे बताओ, 11.2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, 11.2 तो टेक्निकली है ही नहीं। है तो या तो 11th आइटम है या तो 12th आइटम है। अब बताओ, 11th आइटम भी तुमको यही मिलेगा 15 में, 12th आइटम भी तुमको 15 में मिलेगा। भाई 11 की भी वैल्यू 30 ही होगी, 12 की भी वैल्यू 30 ही होगी, इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं। बस खाली देखो कि 11.2 मेरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल करता है, तो 11.2 15 में फॉल करता है। ठीक है ना, 10 के बाद। तो यानी कि उसके सामने वाली वैल्यू यानी P28 बराबर हो जाएगा 30। क्या आपको परसेंट ये डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन आई क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल की? निकल बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे मीडियन निकलता था भाई, सब कुछ सेम है। सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि क्वार्टाइल ने 4 हिस्से किए, डिसाइल ने 10 और परसेंटाइल ने 100। अगर आप आज घर में बैठ के मीडियन रिवाइज करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स हैं, सेम टू सेम कैलकुलेशन, कुछ अलग नहीं है। अगर डिस्क्रीट सीरीज क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें। अगर डिस्क्रीट सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, 50 सवाल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं 50 सवाल कर लूंगा, तरीका सेम ही रहेगा, तो समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में जो जिस तरह के सवाल आते हैं आप उन्हें आसानी से हैंडल कर लोगे। और बाकी जो दाव पेच वाले, जो घुमाऊ फिराऊ वाले सवाल होते हैं उसको तो मैं उन पॉइंट्स को तो मैं बताता ही रहता हूँ थ्योरी में। एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब तो यार मतलब इतना बार रिपीट हो गया कि मतलब अब तो ये सब चीजें बताने में भी शर्म आती है कि देखो ये कंटिन्यूस सीरीज इतने प्रकार की होती है और बहुत जरूरी है कि सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव करना, लेस देन है तो एक्सक्लूसिव कर देना, मोर देन है तो एक्सक्लूसिव कर देना। हर सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव बनाना जरूरी, और ये सब आपको पहले से आता है। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन के जो स्टेप्स थे वही सेम टू सेम क्वार्टाइल के भी स्टेप्स हैं। क्लास इंटरवल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्वार्टाइल नंबर निकालो। आपको याद है कि मीडियन नंबर कैसे निकालते थे कंटिन्यूस सीरीज में? n/2 करते थे, n+1 नहीं करते थे, n/2 करते थे सिर्फ। तो वैसे ही क्वार्टाइल नंबर निकालने के लिए आप n को 4 भागों में डिवाइड करोगे, ये है फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर। और थर्ड क्वार्टाइल नंबर निकालने के लिए n को 4 भागों में डिवाइड करोगे और तीसरे वाला क्वार्टाइल ऐसे आएगा। बस सब कुछ सेम है, n+1 नहीं करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। मीडियन में भी हम यही चीज कर रहे थे। डिसाइल नंबर निकालना है, जैसे मुझे 7th डिसाइल निकालना है, 7 डिसाइल नंबर निकालना है, तो मैं n को 10 से डिवाइड करूंगा और 7वां डिसाइल कैलकुलेट कर लूंगा इंटू 7। मुझे 65th परसेंटाइल निकालना है, तो मैं सीरीज को 100 हिस्सों में डिवाइड करूंगा और 65 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 65th परसेंटाइल नंबर आ जाएगा। ये मीडियन नंबर, डिसाइल नंबर, क्वार्टाइल नंबर, परसेंटाइल नंबर, ये हमें पार्टीशन वैल्यूज की पोजीशन बताता है कि पार्टीशन वैल्यू कहां पर पाया जाएगा। फिर आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करोगे, है ना? कहाँ लोकेट करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करने के बाद आप क्वार्टाइल वैल्यू निकालोगे। क्वार्टाइल वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए वही मीडियन वाला फॉर्मूला। हैंड रेस करो अगर आपको मीडियन वाला फॉर्मूला याद है। मीडियन वाला फॉर्मूला याद है? L1 प्लस L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 को आप I भी बोल सकते हो, अपॉन F इंटू M माइनस C। ये M क्या होता था? मीडियन नंबर। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला। L1 प्लस L2 माइनस L1 यानी I अपॉन F इंटू M माइनस C नहीं करूंगा ना, मीडियन नंबर, मीडियन थोड़ी निकाल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर माइनस C करूंगा। तो फॉर्मूला सेम है, मीडियन निकालने के लिए मीडियन नंबर था, क्वार्टाइल निकालने के लिए क्वार्टाइल नंबर। अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो आप क्या करोगे? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू थर्ड क्वार्टाइल नंबर माइनस C। और अगर आपको 7th डिसाइल निकालना हो तो 7 डिसाइल निकालने का भी सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे 7 डिसाइल नंबर आ जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ये तो फॉर्मूला तब है जब आप क्या करते हो, सवाल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके काम करते हो। आपको याद है जब डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करते हैं तो फॉर्मूला L2 माइनस से शुरू हो जाता है। मीडियन में भी ये बात बताई थी, मोड में भी ये बात बताई थी कि भाई कंटिन्यूस सीरीज में अगर आप असेंडिंग करके चल रहे हो तो फॉर्मूला L1 प्लस, डिसेंडिंग करके चल रहे हो तो L2 माइनस। हालांकि डिसेंडिंग में क्यों करूंगा, बस याद रखना होता है कि एग्जाम में कभी फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया डिसेंडिंग ऑर्डर का तो याद रहना चाहिए कि वो L2 माइनस से शुरू होता है। स्टेप्स क्लियर है? बिल्कुल मीडियन जैसे स्टेप्स हैं, मीडियन जैसा फॉर्मूला है। मैंने कहा था पार्टीशन वैल्यूज, एक एक सिंगल क्लास में कॉन्सेप्ट खत्म होने का कारण ही यही है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही मीडियन जैसा है यार। अगर मीडियन आपको समझ में आ गया तो क्या दिक्कत है इसमें? सिर्फ सीरीज के 2 हिस्सों की जगह 4 हिस्से, 10 हिस्से और 100 हिस्से ही तो कर रहा हूं, बाकी सारी प्रक्रिया सेम टू सेम है। ये डेटा सेट एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें कोई डाउट नहीं, और असेंडिंग ऑर्डर में भी है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। बस आपको क्या करना है, क्यूमुलेशन करना है। 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 3 जोड़ा 23, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पर 24। अगर मुझे इस सवाल में फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो n+1 नहीं करना है, केवल n/4 आइटम। n कितना है? 24। 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6th आइटम।
बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिक्स्थ आइटम कहाँ पाया जाएगा, कौन से नंबर पे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये सिक्स्थ आइटम आपको कहाँ मिलेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये सिक्स्थ आइटम मुझे यहाँ मिलेगा 10 में। तो इसके सामने कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है ही नहीं, इसके सामने तो एक क्लास इंटरवल है। भाई अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो उसके सामने एक फिक्स्ड वैल्यू होती, माना उसके सामने 25 थी तो मैं कहता Q1 बराबर 25, लेकिन मेरा जो फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर जहां पे फॉल कर रहा है उसके सामने तो एक क्लास इंटरवल है। तो ठीक है, जैसे मीडियन कैलकुलेट करते समय आप उसे मीडियन क्लास कहते थे, यहां पर आप इसे क्या कहेंगे? क्वार्टाइल क्लास। ये मेरा क्वार्टाइल क्लास है। क्या आपको याद है क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F कहेंगे और इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C कहेंगे। तो यहाँ यानी यहां पर मेरा F कितना है? 8 है और C कितना है? 2 है। तो फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट क्वार्टाइल का, L1 प्लस I अपॉन F इंटू फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर माइनस C। L1 है 10, L2 माइनस L1 है 10, F है 8, फर्स्ट क्वार्टाइल नंबर 6 था, C 2 है। ये इससे 2 बार में कट जाएगा, ये इससे 5 बार में कट जाएगा, आंसर आपका 15 आएगा। यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा 15 है। जैसे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन क्लास निकालते थे, क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल क्लास, डिसाइल के लिए डिसाइल क्लास। बताओ क्या आप इस सवाल में Q3 खुद कैलकुलेट कर सकते हो? और अगर मैं बोलूं कि इस सीरीज में D6 कैलकुलेट करना है तो कर लोगे? इसी सीरीज में अगर मैं बोलूं कि P55 कैलकुलेट करना है तो कर लोगे? क्या ये सारी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो या समय बर्बाद करने की जरूरत है? घर में करोगे तो रिवीजन होगा ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। सिंपल है ना, क्यों समय बर्बाद करना है? हाँ, जैसे आप क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट किए, डिसाइल के लिए डिसाइल क्लास, परसेंटाइल के लिए परसेंटाइल क्लास। ये डिसाइल क्लास, परसेंटाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास, मीडियन क्लास, ये सब क्या होता है? ये सब होता है वो क्लास, वो लिमिट्स विद इन विच द पार्टीशन वैल्यू शुड फॉल। भाई क्वार्टाइल क्लास इज द लिमिट विद इन विच द क्वार्टाइल वैल्यू शुड फॉल। यानी 10 से 20 वो लिमिट है जिसके बीच में मेरी क्वार्टाइल वैल्यू आनी चाहिए। कैलकुलेशन सही है तो आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, आपने गलत कैलकुलेशन किया है तो पक्का आपका आंसर 10 से 20 के बीच में नहीं आएगा। अब एक ना थोड़ा अलग तरह के सवाल, मतलब सेम ही है, मतलब पूछने का तरीका अलग है। ये होमवर्क ही रहेगा। आप मुझे पहले ये बताओ, क्या ये सीरीज में, क्या इस सीरीज में आप कोई भी क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है अभी कि आप इस सीरीज में कोई सा भी क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो? क्या इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? बोलो भाई, क्या इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप इसमें कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो? आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बोल रहा है सवाल में, मतलब कई बार सवाल ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब ये सवाल में वो बोल रहा है फाइंड आउट सेंट्रल 30% लिमिट। कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला कि क्वार्टाइल निकालो, डिसाइल निकालो, परसेंटाइल निकालो। कह रहा है कि इस सीरीज का सेंट्रल 30% लिमिट कैलकुलेट करो। अब सेंट्रल 30% लिमिट क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे ये एक सीरीज है और ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो बताओ इसका सेंट्रल 30%, ये हुआ ना इसका सेंट्रल 30%, एकदम बीच में इसका सेंट्रल 30% लिमिट। तो पूछ रहा है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसका सेंट्रल 30% लिमिट हमें निकालना है। जरा ध्यान से सुनना। अगर एक सीरीज 100% की है, अगर एक सीरीज 100% है, उसमें से सेंट्रल 30% निकाल दो तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। उस 70 को अगर मैं 2 बराबर भागों में बांट दूं तो हर भाग 35% का होगा। यानी अगर इधर 35% हो
इधर 35% हो, तभी तो आपको बीच में मिलेगा सेंट्रल 30%। यस और नो? यस और नो? सेंट्रल 30% आपने समझा मैंने कैसे निकाला? सेंट्रल 30%। तो बताइए, सेंट्रल 30% निकालने के लिए आपको दो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, एक ये 35% पर और एक ये वाला कौन सा परसेंट हो जाएगा बताओ? ये वाला हिस्सा सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला हिस्सा सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला वाला हिस्सा तो 35% को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला हिस्सा कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरा वाला हिस्सा 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे ये पूरी सीरीज ये है पूरी सीरीज। इस पूरी सीरीज में ये वाला हिस्सा कौन सा परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला हिस्सा 65% नहीं हो गया? 65% नहीं हो गया? 35 और 30, 65% हुआ ना ये? 65 और प्लस 35 टोटल 100%। अरे भाई, ज्यादा भारी हो गया क्या? ये वाला हिस्सा 35% और ये वाला हिस्सा सीरीज के 65% पर पोजीशन है ना इसकी। भाई जब आप एक सीरीज में 65% तक चलोगे तब ये वाला पॉइंट आएगा ना। अगर बात समझ में आ रही है तो हैंड रेस करो, कि वरना फिर तो काम ही खत्म हो गया। अब आप मेरे को बताओ अब आप मेरे को बताओ कि बताओ मेरे को, अगर सेंट्रल 30% निकालना है तो ये है 35वां% वाला पॉइंट और ये है 65वां% वाला पॉइंट। क्या 35% पर कोई क्वार्टाइल आता है? क्या 35% पर कोई क्वार्टाइल वैल्यू मिलेगी? क्या 35% पर कोई डिसाइल वैल्यू मिलेगी? क्वार्टाइल 25, 50, 75 होता है। डिसाइल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9 होता है। 35 पर तुमको मिलेगा P35 और 65 पर तुम्हें मिलेगा P65। इनडायरेक्टली इसने हमसे सवाल में P35 और P65 कैलकुलेट करने के लिए कहा है, क्योंकि इसी के बीच में मुझे मिलता है मेरा सेंट्रल 30% लिमिट। यस और नो? यानी इनडायरेक्टली वो आपसे सवाल में क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? P35 और P65। भाषा समझे? भाषा समझे? सेंट्रल 30% का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल 30% मतलब P35, P65। क्या आप इस सवाल में P65 और P35 खुद कैलकुलेट कर सकते हो? क्या ये सेंट्रल 30% वाली लिमिट निकाल सकते हो घर में? निकाल सकते हो। और एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि कंटिन्यूस सीरीज का सवाल आएगा, क्या पता इंडिविजुअल सीरीज का सवाल होता और आपसे ये सेंट्रल 30% पूछा होता। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बताओ सेंट्रल 40% आप कैसे निकालेंगे? ये एक सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में, इसका सेंट्रल 40%, तो ये हुआ ना, ये हुआ इसका सेंट्रल 40%। भाई एक सीरीज 100% की है, उसमें से 40% सेंटर वाला निकाल दूंगा तो बचेगा 60। 60 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक साइड 30 होगी, दूसरी साइड 30 होगी, तभी मेरे को सेंटर में 40% मिलेगा। सेंट्रल 40% कैलकुलेट करना है तो आपको दो पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। बता सकते हो ये वाला पॉइंट जो है ये सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? पहला वाला पॉइंट सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? एक मिनट यार, है एक मिनट, एक कॉल आ रही है।
आज मेरे भतीजे का स्कूल में एक टेस्ट है ना, एलकेजी में एडमिशन के लिए। कॉल करके बता रहा है कि मेरा टेस्ट है। तो पहला वाला 30% को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? अगर गलत बोला तो कसम से अपना सर मार लूंगा दीवार पे। ये वाला 70% को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हिस्सा 70% को। यानी कि अगर मुझे ये दो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो बताओ, 30वें परसेंट पर, इस पोजीशन पर क्या कोई क्वार्टाइल मिलेगा आपको? क्या 30% वाली पोजीशन पे कोई क्वार्टाइल मिलेगा? यस और नो? 30% वाली पोजीशन पे कोई क्वार्टाइल नहीं मिलेगा। कोई डिसाइल मिलेगा? कोई डिसाइल मिलेगा 30% वाली पोजीशन पे? हाँ, डिसाइल मिल सकता है। डिसाइल मेरे को मिल सकता है D3, और यहां पर मुझे मिल सकता है D7। अच्छा, D3 बोलो या P30 बोलो, D7 बोलो या P70 बोलो, बात तो एक ही है। यानी कि इनडायरेक्टली वो इस सवाल में आपसे D3 और D7 निकलवाना चाहता है, क्योंकि D3 और D7 निकालने से आपको मिल जाएगा आपका सेंट्रल 40% लिमिट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हैंड रेस करो, क्योंकि ये सवाल में कहीं पे पूछा नहीं था कि कौन सा क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल निकालना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंट्रल 30%, 50%, 40%, ये भाषा क्या है। अब आप मेरे को खुद बता दो कि सेंट्रल 50% लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बताओ वो दो लिमिट मेरी कौन सी होंगी? आप बताइए, सेंट्रल 50% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल 50% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? आप बताइए। सेंट्रल 50%, सेंट्रल 50% के लिए, हाँ, P25 से भी आ सकता है, क्वार्टाइल से भी आ सकता है, बिल्कुल डिसाइल से नहीं आ सकता बस। क्योंकि अगर ये मेरा सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में, और ये इसका सेंटर का 50% है, तो भाई इसके इधर 25 होगा, इधर 25 होगा। मुझे ये वाले दो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। पहला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है Q1 होगा, दूसरा पॉइंट Q3 होगा, क्योंकि ये 75% हो गया ना। या फिर P25 और P75। इस पोजीशन पर कोई डिसाइल नहीं पाया जाता, क्योंकि डिसाइल तो 10 के मल्टीप्लीकेशन में चलेगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। अगर ये वाला पार्ट जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर ये क्लियर है तो हैंड रेस करो। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है बहुत। मान लो ये एक सीरीज है असेंडिंग ऑर्डर में, इसके मिडिल में क्या पाया जाएगा? मीडियन। ये वाला पोजीशन फर्स्ट क्वार्टाइल, ये वाला पोजीशन थर्ड क्वार्टाइल। मीडियन को आप Q2 भी बोल सकते हो, सेकंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हो, तो मैं सेकंड क्वार्टाइल की जगह मैं उसको मीडियन कह रहा हूं। एक बात बताइएगा, इन तीनों में से, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि Q3 सबसे बड़ी होगी? Q3 मीडियन से बड़ी होगी, मीडियन क्वार्टाइल से 1 से बड़ा होगा? या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, कि क्वार्टाइल 1 मीडियन से छोटा होगा और मीडियन क्वार्टाइल 3 से छोटा होगा? कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, क्लियर है? अच्छा,
अगर मैं Q3 से मीडियन माइनस करूं, यानी कि अगर मैं, क्योंकि Q3 बड़ी वैल्यू होती है, तो Q3 से अगर मैं मीडियन माइनस करूं तो ये सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? ये सीरीज के कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? Q3 माइनस मीडियन करूं तो ये सीरीज का कितने परसेंट है? ये सीरीज का 25% है। और अगर मैं मीडियन माइनस Q1 करूं तो ये सीरीज का कितने परसेंट है? ये भी सीरीज का 25% है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि Q3 माइनस एम बराबर M माइनस Q1? Q3 माइनस एम बराबर M माइनस Q1। क्लियर है? मैथमेटिकली ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों सीरीज के 25-25% हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो Q3 प्लस Q1 बराबर 2 मीडियन, या मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो मीडियन बराबर Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। क्या आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया? क्या आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन बताओ, कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? आकाश बी, मीनाक्षी बी, और अभिषेक ए, और प्रिया ए। थोड़ा इंटरेक्ट किया करो। नवीन ए। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, क्या क्वार्टाइल 1 और मीडियन इक्वल हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं? क्या दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं क्या? क्या मीडियन और क्वार्टाइल 3 इक्वल हो सकते हैं? क्या दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं क्या? मेन मीडियन मोड तो नहीं पढ़ रहे आप इसको? क्या क्वार्टाइल 1 और मीडियन सेम हो सकते हैं? क्या दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं? ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है। इक्वल तो ये कभी हो ही नहीं सकते। इक्वल तो ये कभी हो ही नहीं सकते। ये दो स्टेटमेंट को तो मैं सिरे से एकदम गलत बोल रहा हूं। मतलब कोई डाउट ही नहीं इसमें कि बी और डी गलत है, क्योंकि तीन अलग अलग पोजीशन पे पाए जाते हैं भाई। क्वार्टाइल अलग पोजीशन पे होता है, मीडियन अलग पोजीशन पे होता है, क्वार्टाइल 3 अलग पोजीशन पे होता है। तीनों बराबर कैसे हो सकते हैं भाई? बराबर तो ये हो ही नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट तो पहली गलत हो गई। अब ए और सी में कंफ्यूजन है। तो क्या क्वार्टाइल 1 मीडियन से बड़ा होता है क्या? नहीं नहीं, क्वार्टाइल 1 मीडियन से छोटा होता है और मीडियन क्वार्टाइल 3 से छोटा होता है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। क्या सवाल समझ में आया? क्या सवाल समझ में आया? अगर मेरा क्वार्टाइल 1 5 है, क्वार्टाइल 3 2 है, तो मीडियन निकालो। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो कोई इंडिविजुअल सीरीज भी नहीं है, कोई डिस्क्रीट सीरीज भी नहीं है, कोई कंटिन्यूअस सीरीज भी नहीं है, तो मीडियन कैसे निकालो? तो मीडियन इनके रिलेशनशिप से निकालो भाई। क्या आपको याद है? मीडियन बराबर Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 होता है। अभी अभी बताया, अभी अभी बताया। तो Q3 प्लस Q1 यानी कि 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी सवाल आपको टेस्ट करने के लिए। अगर यहां तक बात क्लियर है तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्या आपको पार्टीशन वैल्यू समझ में आया? क्या पार्टीशन वैल्यूज क्लियर है? जैसा मैंने कहा था कि एक क्लास में इसको हम निपटा देंगे। तो पार्टीशन वैल्यू समाप्त हुआ। अब मंडे को जब हम मिलेंगे तो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही।